यूनिटों की संख्या। अब हम निकालेंगे यूनिटों की संख्या। तो किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। आपके घरों का जो बिजली बिल आता है या बिजली की जो खपत होती है उसको हम किसके अनुसार से निकालते हैं? यूनिट के हिसाब से निकालते हैं कि कितने यूनिट आपका विद्युत ऊर्जा का खपत हुआ है। उसके अनुसार से आपका चार्ज रहता है पर यूनिट कि एक यूनिट में कितना रुपए लगाया जाएगा, आपका कितना निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार से आपका क्या आता है? बिजली बिल आता है। तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए हम देखते हैं ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का सूत्र E इक्वल टू क्या होता है आपका? P इंटू T, जहाँ P क्या है आपका? विद्युत शक्ति और T क्या है? समय है। तो समय को यहाँ पर घंटा में लें तो आपका PT का मात्रक क्या हो जाएगा? ऊर्जा का वाट घंटा, वाट घंटा होगा। इसका P का सूत्र आप देख चुके हो पहले ही, 3 सूत्र बताया गया था। जैसे हम यदि P के जगह क्या को रखते हैं? VI को रखते हैं तो क्या हो जाएगा? VI T वाट घंटा। यदि इसको किलोवाट में चेंज करना हो तो 1000 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? VIT अपान 1000 किलोवाट किलोवाट घंटा। अतः यूनिटों की संख्या, अतः यूनिटों की संख्या n बराबर हो जाएगा आपका V, आपका क्या है? विभवांतर है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। I का मात्रक एम्पियर। समय हम घंटा में दे रहे हैं, घंटा बटा 1000। ये हो गया यूनिटों की संख्या। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। यदि हम ये क्या है? वोल्ट, एम्पियर और घंटे के रूप में है, इसको हम वाट के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे पहले ही P के रूप में यदि लिखें, हमने VI के रूप में कन्वर्ट किया तब ये सूत्र बना है। यदि केवल P के रूप में लिखें तो आपका वाट घंटा के रूप में हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा सूत्र? N इक्वल टू वाट घंटा बटा 1000। ये हो गया यूनिटों की संख्या। तो इस सूत्र का उपयोग करके आप यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, एग्जांपल सॉल्व करें। आपका प्रश्न है एक घर में 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन प्रतिदिन 1 घंटा, 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन प्रतिदिन 1 घंटा तक व 60 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तक प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की कीमत 2 रुपए हो तो इन उपकरणों के प्रयोग के कारण 1 माह का विद्युत खर्च ज्ञात कीजिए। कितना होगा विद्युत खर्च? कितना रुपए लगेगा? तो ये आपको निकालना है। सूत्र आपके सामने है। यूनिट की संख्या n बराबर क्या होता है? वाट इंटू घंटा बटे 1000। तो कैसे निकालोगे? आपका कैसे निकलेगा? उदाहरण क्या क्या दिया है आपका? 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन। तो सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं यूनिट? इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। तो इलेक्ट्रिक आयरन के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक आयरन, इसके लिए विद्युत खपत कितना है या यूनिट कितना चला है इसको निकालते हैं। तो ये कितने का है? कितने वाट का है? 1000 वाट का। तो आपका ये है 1000 वाट का
प्रतिदिन कितना चलता है, कितना देर चलाया जाता है प्रेस? 1 घंटा, 1 घंटा चलता है। तो 1 घंटा चलता है। तो प्रतिदिन हिसाब से निकाल रहे हैं, तो यूनिट की संख्या N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट इंटू घंटा बटा 1000। तो वाट कितना है, 1000। तो आपका उसकी जगह, वाट की जगह क्या आ जाएगा, 1000। घंटा 1 घंटा, तो यहाँ 1 आ जाएगा बटा 1000। 1 कट गया, कितना आया, 1। कितना यूनिट आया, 1 यूनिट। तो ये आ गया आपका 1 यूनिट प्रतिदिन। प्रतिदिन के हिसाब से निकाल रहे हैं ना अभी, फिर महीने का निकालेंगे। अब दूसरा आपका क्या चल रहा है, बल्ब। कितने बल्ब है, 5 बल्ब। कितने बल्ब है, बल्ब के लिए निकालते हैं। बल्ब के लिए यूनिट आपके पास कितने बल्ब है, 5। तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, गुणित वाट। कितने वाट के हैं आपके, 5 बल्ब हैं आपके, कितने वाट के हैं, 60 वाट। तो आपका 5 गुणित कितना हो गया, 60। और कितने घंटा चलता है, कितने घंटे चलते हैं आपके प्रतिदिन, एक दिन 5 घंटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 घंटा बटा 1000। तो कितना आएगा आपका, हल करोगे तो कितना आएगा, N2 बराबर कितना आएगा, 1500 ऊपर बटा 1000। कितना आया, 1.5 यूनिट प्रतिदिन। तो कुल कितना हो गया, कुल यूनिट कितना हो गया, एक दिन में कितना आपका हो गया कुल यूनिट। यहाँ इसका आयरन का 1 यूनिट और इसका 1.5। तो कुल कितना हो गया, कुल यूनिट, कुल यूनिट N बराबर कितना हो गया, 1 धन 1.5 बराबर 2.5। 2.5 आया। ये किसका निकाले हो आप, एक दिन का निकाले हो। अब हम कितने, किसका निकालना है, 1 महीने। तो 1 महीना में कितना, आप मान लीजिए 30 दिन है, तो 30 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 1 महीने, एक महीने का कितना हो जाएगा, 2.5 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 30 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 75। कितना आया आपका, 75। ये हो गया। तो ये तो निकल गया यूनिट, इतना यूनिट आपका जला, 75 यूनिट आपका जला। कितने में, 1 महीने में। अब कितना रुपए बोल रहा है, ये यूनिट का कितना रुपए लगाया गया है, चार्ज आपका कितना लगाया गया है, 2 रुपए लगाया गया है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब क्या आएगा महीने का खर्च, विद्युत खर्च। तो कितना आएगा आपका, एक यूनिट का खर्च है 2 रुपए। कितना है, 2 रुपए। तो आपका कितने का, 1 महीने का, 1 महीने का कितना होगा, 1 महीने का विद्युत खर्च कितना होगा आपका, कितना आया था, 75 आया था। तो यूनिट में से, कुल यूनिट में से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको। तो कितना आ गया आपका, कितना रुपए है, 150 रुपए। तो आपका कितना आया, 150 रुपए। तो इस प्रकार विद्युत खपत निकाला जाता है।
कि कौन सा सामान। इसके अलावा आपके घरों में क्या रहता है, कई चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, विद्युत खपत होती है। उस हिसाब से फिर आपका बिजली बिल आता है कि आपका पंखा कितने देर चला, कूलर कितने देर चल रहा है, आपका मशीन है, कई मशीन चलते हैं घरों में, वो कितने देर चले, तो उसके हिसाब से आपका कुल बिल महीने में आता है। तो ये हो गया आपका यूनिट निकालना। आगे है आपका फ्यूज तार। फ्यूज तार तो सभी सुने होंगे। फ्यूज तार का काम क्या है? फ्यूज तार क्या है? फ्यूज तार किस लिए लगाया जाता है? कभी कभार क्या होता है, जैसे आपका इतने एम्पियर का आपको आपके घरों में धारा सप्लाई करना है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, लोडिंग ज्यादा हो जाती है, मतलब अचानक से धारा का मान में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए धारा का मान अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, आग लगने का डर रहता है। उससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। आप लोग बॉयज ज्यादा जानते होंगे, उन लोग ज्यादा यूज करते हैं फ्यूज तार। आपके चीनी मिट्टी वगैरह में एक पतला तार लगा रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, जो आपका परिपथ है, घर के परिपथ, उसके साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। तो इसका जो आपका गलनांक होता है फ्यूज तार का, वो कम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका अधिक होता है। ये बना होता है आपका टीन और शीशे के मिश्र धातु से। तो इसको लगाने से क्या होता है, चूंकि इसका गलनांक कम है, और हम जानते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्मीय आप धारा का क्या पढ़ रहे हो, ऊष्मीय प्रभाव पढ़ रहे हो। मतलब धारा प्रवाहित करने से क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब यदि हम फ्यूज तार का गलनांक कम रखते हैं, तो यदि अचानक से धारा का मान बढ़ता है तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, चूंकि इसका गलनांक कम है, तो ये क्या हो जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा। अब पिघल कर टूट गया है, और चूंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो परिपथ अलग अलग हो गया, परिपथ भी टूट गया, जिससे धारा सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में तुरंत आप घरों में जो विद्युत सप्लाई है वो क्या हो गया, बंद हो गया, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से या आग लगने से क्या हो गया, बच गया। तो इसलिए क्या किया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या है, फ्यूज तार। आगे है आपका कुछ जो ऊष्मा के अन्य प्रभाव जो प्रयोग किए गए, उसके आधार पर पहला आपका है सीबेक प्रभाव। क्या है आपका, सीबेक प्रभाव, या इसी को कहते हैं ताप विद्युत प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहला है आपका सीबेक प्रभाव, या इसी को क्या कहते हैं, ताप विद्युत प्रभाव। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, या ताप विद्युत प्रभाव, सीबेक प्रभाव या ताप विद्युत प्रभाव। तो सीबेक नामक वैज्ञानिक ने इस प्रयोग को किया था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सीबेक प्रभाव कहते हैं। दूसरा मेन है आपका, इसको क्या कहते हैं, ताप विद्युत प्रभाव। ताप विद्युत प्रभाव मतलब ऊष्मा के द्वारा क्या उत्पन्न करना, विद्युत उत्पन्न करना। ये आपका क्या कहलाएगा, ताप विद्युत प्रभाव, या तापांतर के कारण क्या करना, विद्युत उत्पन्न होना, ये आपका ताप विद्युत प्रभाव कहलाएगा। यदि शाब्दिक रूप में देखें तो सीबेक का प्रयोग क्या था आपका, सीबेक ने क्या प्रयोग किया कि जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक धातु में एक समान तो होता नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन्होंने प्रयोग किया कि दो धातुओं को उन्होंने जोड़ा, और एक संधि, दो तार को जोड़ोगे अलग अलग तारों को, तो दो संधि स्थल बनेंगे।
एक संधि स्थल को उन्होंने क्या किया, गर्म किया, और दूसरे संधि स्थल को क्या किया, ठंडा किया। मतलब एक को अधिक ताप पर रखा और दूसरे को कम ताप पर, और उसका संबंध किससे कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कर दिया। उसके बीच में क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर या धारामापी जोड़ दिया। तो ये देखा उन्होंने कि जब हम ऐसा तापांतर उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, और यदि जब ताप समान है तो उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हम यदि अलग अलग धातुओं को जोड़कर एक उनके संधि स्थलों में तापांतर उत्पन्न कर दें तो उसमें क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, या उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये किसका प्रयोग था, आपका सीबेक का प्रयोग था। तापांतर उत्पन्न करके उन्होंने क्या उत्पन्न किया, धारा उत्पन्न किया। तो इसी को क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। जो आपका, आप क्या करोगे, तापांतर एक को ठंडा कर दिए, एक को गर्म कर दिए, जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, संधि स्थलों में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसी को क्या कहते हैं, ताप विद्युत धारा कहते हैं। तो उन्होंने जैसे कई धातुओं के साथ ये प्रयोग किया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लिए हम आयरन और कॉपर। तो मान लीजिए आपके पास एक आयरन है, कॉपर, ये दो संधि स्थल हैं आपके ए और बी। इसके बीच में क्या जोड़ दिया उन्होंने, एक गैल्वेनोमीटर जी जोड़ दिया। इस संधि स्थल को गर्म कर देते हैं, गर्म संधि, और इस संधि स्थल को ठंडा कर देते हैं। तो ये हो गया ठंडा संधि। ये एक को क्या कर दिए, गर्म, और एक को ठंडा। तो यहाँ पर धारा का प्रभाव गर्म संधि स्थल पर किधर से किधर होगा, कॉपर टू आयरन, और ठंडी संधि स्थल पर किधर से किधर होगा आपका, आयरन टू कॉपर। कहां से कहां होगा धारा का प्रवाह, गर्म संधि स्थल पर कॉपर से आयरन की ओर, और ठंडे संधि स्थल पर कहां से कहां होगा, आयरन से कॉपर की ओर। तो इस प्रकार आपका जो धारा मापी है उसमें क्या दिखाई देगा, विक्षेप आपको दिखाई देगा। इसके आधार पर जो सीबेक ने अलग अलग जो धातुओं के साथ प्रयोग किया उसकी एक क्या बनाई गई, श्रेणी बनाई गई, जिसको क्या कहते हैं, सीबेक श्रेणी कहते हैं। मतलब इन्होंने जो प्रयोग किया था उसका मेन आपका फैक्ट क्या था, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। तो विद्युत वाहक बल जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, जैसे हमने तापांतर पर डिपेंड कर रहा है ना। इसमें जैसे ही आप ताप उत्पन्न करोगे, आपका तापांतर उत्पन्न करोगे, इसमें क्या होगा, संधि स्थलों में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से आपका इसमें क्या होने लगेगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ताप पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है, तापांतर अधिक होगा तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। दूसरा उनका प्रयोग अलग अलग धातुओं के साथ किया तो उन्होंने मेन किस पर डिपेंड कर रहा है, धातु की प्रकृति पर, क्योंकि प्रत्येक धातु का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग होता है। तो उसके अनुसार आपका विद्युत वाहक बल का मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका उस धातु की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। तो उसके आधार पर ही एक श्रेणी बनाई गई, जिसको क्या कहते हैं, सीबेक श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका सीबेक ने विभिन्न धातुओं के साथ प्रयोग किया और उसकी एक श्रेणी बनाई, जिसको हम क्या कहते हैं, सीबेक सीरीज या सीबेक श्रेणी कहते हैं। कुछ धातुओं का इसमें नाम दिया गया है सीबेक श्रेणी में,
सिविक श्रेणी। तो उन्होंने उनके गुणों के आधार पर या धारा प्रवाह के आधार पर सीरीज दिया, जिसमें से कुछ धातुओं को लिया गया है। इसमें है आपका एंटीमनी, आयरन, कैडमियम, जिंक, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, क्रोमियम, टीन, लेड, मरकरी, ये आपकी सीरीज है। मरकरी, मैग्नीज, कॉपर, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल और बिस्मथ। ये है आपका सीबेक श्रेणी। क्या क्या है आपका? एंटीमनी, आयरन, कैडमियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, टीन, लेड, मरकरी, मैग्नीज, कॉपर, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल, बिस्मथ। तो इस प्रकार इन धातुओं के प्रयोग के आधार पर, धारा प्रवाह की दिशा के आधार पर इसको रखा गया है सीरीज में। तो इस सीरीज की विशेषता क्या थी? ये देखना, दो चीजें हैं इसमें मेन। पहला कि जो संधि स्थल पर या आपका जो ताप विद्युत युग्म बना रहे हो, दो तारों को जोड़कर, दो धातुओं को जोड़कर जो ताप विद्युत युग्म बनाया जा रहा है, उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो किस किस पर डिपेंड करेगा? पहला तो आपका डिपेंड करेगा इस सीरीज में आप किन धातुओं को ले रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि दूरी अधिक होगी तो ताप विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? अधिक होगी। और दूरी कम होगी तो ताप विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? कम होगा। तो सबसे अधिक किस स्थिति में हो सकता है? यदि हम सबसे पहला लें एंटीमनी और सबसे लास्ट का लें बिस्मथ। ये यदि इन दोनों तारों का, इन दोनों धातुओं के तारों को जोड़ के यदि युग्म बनाते हैं तो इसमें जो उत्पन्न होगा ताप विद्युत वाहक बल, उसका मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा। दूसरा, ये सीरीज ये बताता है कि ठंडी संधि स्थल पर जो धारा की दिशा है किस तरफ से किस तरफ होगी। इस चीज को हम यहाँ देखकर बता सकते हैं। आप कोई भी धातु ले लो, उसके बाद आप धारा की दिशा यदि बताना है तो क्या होगा? ठंडी संधि स्थल पर धारा की दिशा पहले आने वाले धातु से बाद में आने वाली धातु की ओर होगी। ये होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था पहले आयरन और कॉपर का, दो धातुओं का युग्म बनाया था। तो ठंडे स्थल पर कहां से कहां था? आयरन टू कॉपर था। तो आयरन कहाँ है? पहले आ रहा है Fe, और कॉपर कहाँ है आपका? बाद में आ रहा है। तो पहले से बाद, कहां पर? ठंडे संधि स्थल पर, पहले आने वाले धातु से बाद में आने वाले धातु की ओर होगी। तो ये दो चीजें इस सीरीज से पता चलती हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला तो विद्युत वाहक बल का मान किसका अधिक होगा और किसका कम होगा, और दूसरा आपका पता चलता है धारा की दिशा किधर से किधर होगी। तो ये आपका था सीबेक प्रभाव। अब है सीबेक प्रभाव का कारण क्या है? जो धारा उत्पन्न हो रही है उसका कारण क्या है? तो इसके लिए है कि अलग अलग धातुओं को लिया जाता है। हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। यदि हम दो धातुओं को जोड़ते हैं, उस स्थिति में जहां संधि स्थल है वहां पर क्या हो जाएगा? घनत्व अधिक से किधर की ओर गमन करेगा? कम की ओर गमन करेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? जो संधि स्थल है वहां एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? संपर्क विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संपर्क विभव कहते हैं। ये है जब ताप समान है, एक जैसे कमरे का ताप ले लो, ताप समान है, उस स्थिति में दोनों संपर्क विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है। ताप समान है तो क्या हो गया? एक समान हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? एक को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं संधि स्थल को, और दूसरे को क्या कर रहे हैं? हम ठंडा कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो गर्म भाग है
उसका उस संधि स्थल के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन का विचरण होने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वहां पर विभव के मान में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जहां पर गर्म संधि स्थल है वहां का विभव अधिक हो जाएगा और ठंडे संधि स्थल का विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक संपर्क विभव का मान क्या हो गया, बढ़ गया, और दूसरे संपर्क विभव का मान क्या हो गया, घट गया। तो क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर। क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर। और धारा प्रवाह कब तक होता है, जब तक विभवांतर है ना, जब विभवांतर होगा तभी क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार क्या हो गया, संपर्क विभव में विभवांतर उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या होने लगता है, या क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जिसके कारण उस परिपथ में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती, जिसको क्या कहते हैं अपन, ताप विद्युत धारा कहते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल का मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका गर्म संधि स्थल के ताप पर डिपेंड कर रहा है। तो यदि हम दोनों के बीच, ताप और विद्युत वाहक बल के बीच यदि हम संबंध बताएं तो किस प्रकार का संबंध होगा उसको देखते हैं। ताप के साथ विद्युत वाहक बल में परिवर्तन। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हमने XY अक्ष लिया, X ताप ले लिया और Y अक्ष को ताप विद्युत वाहक बल, Y अक्ष को क्या ले लिया, ताप विद्युत वाहक बल। तो यदि हम क्या करते हैं, जो गर्म संधि एक को, जो ठंडी संधि स्थल है उसके ताप को नियत रखते हैं, उतना ही रखते हैं, और किसको बढ़ाते हैं अपन, गर्म संधि स्थल के ताप को बढ़ाते जाते हैं। तो उस स्थिति में ये देखा गया कि जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत वाहक बल का मान क्या होने लगता है, क्रमशः बढ़ने लगता है। इस प्रकार मतलब ताप के साथ किसका मान बढ़ रहा है, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ रहा है। ताप के विशेष मान पर आपका विद्युत वाहक बल का मान V क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम, अधिकतम होता है। यदि इसके बाद और ताप को यदि बढ़ाते हो उस स्थिति में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल का मान अब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये जो एक विशेष ताप पर जो विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम है, ये आपका क्या कहलाता है, उदासीन ताप कहलाता है। ये कौन सा ताप कहलाता है, उदासीन ताप कहलाता है। ये वाला आपका ये पॉइंट पर जो ताप है वो क्या कहलाएगा, उदासीन ताप कहलाएगा। अब इसके आगे और ताप को यदि बढ़ाते हो तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होने लगता है, अब कम होने लगता है। जैसे जैसे और बढ़ाओगे विद्युत वाहक बल का मान क्या होने लगेगा, कम होगा। और ताप के एक विशेष मान पर, अगेन है ना, ताप के एक विशेष मान पर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मान क्या हो गया, पुनः शून्य हो जाता है। पुनः क्या हो गया, आपका शून्य हो गया। यही आपका क्या कहलाता है, विक्रमण ताप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विक्रमण ताप कहलाता है। यदि हम यहाँ पर ठंडा संधि स्थल को यदि थीटा C से बताएं, है ना, यहाँ के ताप को यदि थीटा, उदासीन ताप को थीटा N से बताएं और विक्रमण ताप को थीटा I से बताएं, तो ये आपका क्या है, जहां पर विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो गया वो आपका विक्रमण ताप क्या कहलाता है, थीटा I कहलाता है। इसके बाद यदि और अधिक ताप को क्या करते हैं,
और बढ़ाते जाते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल की दिशा विपरीत हो जाती है। तो ये आपका कौन कौन से मेन, थीटा सी आपका प्रारंभिक ताप, थीटा एन उदासीन ताप जब विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम हो गया, और थीटा आई क्या हो गया, विक्रमण ताप जब आपका पुनः ताप विद्युत वाहक बल का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार आपका कौन कौन सा, आपका थीटा सी प्रारंभिक ताप, आपका ठंडा का, यहाँ पर आपने क्या किया, उसके ताप का बढ़ाया तो एक विशेष मान पर क्या हो गया, विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम हो गया। फिर ये आपका विक्रमण ताप थीटा आई जब आपका क्या हो गया, विद्युत वाहक बल का मान पुनः क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें यदि थीटा सी, थीटा एन और थीटा आई में यदि संबंध देखें तो इन दोनों ताप का अंतर मतलब थीटा आई माइनस थीटा एन, ये किसके बराबर होगा, आपका इन दोनों तापों के अंतर के बराबर होता है। थीटा एन माइनस थीटा सी क्या होगा, थीटा आई माइनस थीटा एन, थीटा एन माइनस थीटा सी। तो क्या रिलेशन निकलेगा आपका, थीटा आई माइनस क्या हो गया, थीटा एन इक्वल टू थीटा एन माइनस थीटा सी, ये हो गया। थीटा एन को एक साइड करोगे तो क्या आ गया, 2 थीटा एन इक्वल टू आपका थीटा आई प्लस थीटा सी, थीटा एन इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा सी अपान 2। तो ये है इसमें तीनों में संबंध। मतलब आपका थीटा एन जो है वो कौन सा है, आपका उदासीन ताप किनके माध्य के बराबर होता है, आपका थीटा आई और थीटा सी के माध्य या मध्यमान के बराबर होता है। यदि थीटा सी का मान 0 हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, थीटा सी का मान यदि ठंडे संधि स्थल का ताप यदि 0 है तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, थीटा एन इक्वल टू थीटा आई, ये तो 0 हो गया तो अपान 2, या थीटा आई इक्वल टू 2 थीटा एन। मतलब आपका विक्रमण ताप जो है आपके उदासीन ताप के दुगुने के बराबर होता है। तो ये है आपका थीटा आई और थीटा एन में संबंध। तो ये हो गया आपका सीबेक प्रभाव और सीबेक प्रभाव का ताप के साथ विद्युत वाहक बल में परिवर्तन। आगे है आपका पेल्टियर प्रभाव। ये आपका क्या था, सीबेक प्रभाव। इसी के अनुसार से आपका सेकंड है आपका पेल्टियर प्रभाव। तो जस्ट सीबेक प्रभाव का उल्टा है आपका पेल्टियर प्रभाव। तो पेल्टियर प्रभाव में क्या होगा, सेकेंड प्रभाव है आपका पेल्टियर प्रभाव। तो इसमें है पेल्टियर प्रभाव में, इसमें भी आपको दो धातुओं का युग्म बनाना है ना। मान लीजिए हमने किसका बनाया, आयरन और कॉपर का। ये और भी दो संधि स्थल है, आयरन और कॉपर का आपने क्या बनाया, विद्युत युग्म बनाया। इसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से या धारा स्रोत से जोड़ दिया। तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे सीबेक में क्या था, दो धातुओं का युग्म बनाते थे और क्या करते थे, तापांतर उत्पन्न करते थे, जिसके कारण उसमें क्या प्रवाहित होती थी, धारा प्रवाहित होती थी या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। इसमें जस्ट अपोजिट है उसका, सीबेक का उल्टा। इसमें संधि आप बनाओगे, दो धातुओं का युग्म बनाओगे, लेकिन अब इसमें धारा प्रवाहित करना है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं करते थे।
इसमें क्या करना है आपको, धारा प्रवाहित करना है, जिसके कारण अपने आप एक संधि स्थल ठंडी और दूसरी संधि स्थल क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मान लीजिए इस संधि स्थल आपकी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और दूसरी संधि स्थल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, पेल्टियर प्रभाव क्या कहलाता है। क्या है आपका पेल्टियर प्रभाव। सीबेक प्रभाव में क्या था, आप एक संधि स्थल को गर्म करते थे, दूसरे संधि स्थल को ठंडा करते थे, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती थी। पेल्टियर में धारा प्रवाहित करोगे तो अपने आप एक संधि स्थल ठंडी और दूसरी गर्म हो जाएगी। तो ये किसका उल्टा हो गया आपका, सीबेक का जस्ट उल्टा। तो ये है आपका सीबेक प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव का कारण क्या है ये देखते हैं। सीबेक प्रभाव उत्पन्न होने का कारण तो शुरू में ही बताया गया था, पेल्टियर प्रभाव उत्पन्न होने का कारण। तो सीबेक प्रभाव में हमने क्या बताया कि जब हम दो धातुओं को जोड़ते हैं उस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व चूंकि सभी धातुओं का क्या होता है, अलग अलग होता है। उस स्थिति में क्या होता है, संधि स्थल पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गमन करने लगता है, जिसके कारण संपर्क विभव उत्पन्न होता है। आपका पेल्टियर प्रभाव में भी आप क्या कर रहे हो, दो धातुओं को जोड़ रहे हो, उस स्थिति में भी क्या होगा, संधियों पर क्या उत्पन्न होगा, संपर्क विभव उत्पन्न होगा। आपका साधारण ताप पर क्या है, संपर्क विभव का मान समान है। आप क्या कर रहे हो, पेल्टियर प्रभाव में धारा प्रवाहित कर रहे हो। क्या कर रहे हो, धारा प्रवाहित कर रहे हो। तो धारा प्रवाहित करते समय यदि आपकी धारा की दिशा और आपका संपर्क विभव की दिशा क्या है, अपोजिट है, मतलब विभव की दिशा और धारा प्रवाह की दिशा क्या है, जस्ट अपोजिट है, उस समय धारा को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य करने के कारण उसकी ऊर्जा में क्या होगी, धारा की ऊर्जा में, विद्युत धारा की ऊर्जा में कमी होगी, जो कि वही आपका किस रूप में प्रकट होगी, ऊष्मा के रूप में वहां पर प्रकट होगी। तो वो वाला जो संधि स्थल है वो क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। और यदि धारा की दिशा और आपका विभव की दिशा एक ही है, उस स्थिति में कौन कार्य करेगा, आप संधि स्थल काम करेगा। तो संधि स्थल को कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो अपने में से लेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वो वाला जो संधि स्थल है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, एक संधि स्थल गर्म हो जाता है और दूसरा संधि स्थल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। तो समझ में आ गया पेल्टियर प्रभाव और सीबेक प्रभाव में अंतर। तो यह है आपका पेल्टियर प्रभाव। अब इसी पर अगला है थॉम्सन प्रभाव। अगला पॉइंट है आपका थॉम्सन प्रभाव। तीसरा है आपका थॉम्सन प्रभाव। थॉम्सन प्रभाव जैसे हमने सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव दोनों में देख लिया अंतर क्या है। थॉम्सन प्रभाव में क्या होता है, धातु अलग अलग नहीं लेते, एक ही धातु होगा। जैसे आयरन ले रहे हैं या बिस्मथ का ले लिए या कॉपर का ले लिए, आप एक ही धातु को लोगे और तापांतर मतलब अलग अलग भाग का ताप अलग अलग रखोगे, प्लस धारा भी प्रवाहित करोगे। आपका सीबेक में क्या था, ताप अलग अलग रखते थे। पेल्टियर में क्या था, धारा प्रवाहित करते थे। थॉम्सन में क्या है आपका, दोनों तापांतर भी रखोगे और धारा प्रवाहित करोगे, पर इसमें क्या कंडीशन है, धातु एक ही होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा आपका, यदि हम किसी धातु की छड़ को हम क्या करते हैं, ताप अलग अलग रखते हैं, विभिन्न भागों का ताप यदि अलग अलग रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में या तो वो पूरा का पूरा क्षण ठंडा हो जाता है या पूरा का पूरा क्षण गर्म हो जाता है। ये आपका कौन सा प्रभाव कहलाएगा, थॉम्सन प्रभाव कहलाएगा। या पूरा का पूरा ठंडा होगा या तो पूरा का पूरा गर्म होगा। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है आपका,
ये भी इसमें मेन आपका इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व ही है। जैसे हम एक क्षण लिए, धातु की एक क्षण ले लिए, तो उसमें क्या है, अभी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व वही है सभी की जगह, लेकिन यदि हम तापांतर उत्पन्न करते हैं, मतलब एक भाग को हम क्या कर दिए, ठंडा कर दिए और दूसरे भाग को गर्म कर दिए, तो ठंडे गर्म स्थल पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण वहां पर क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व का विसरण होने लगेगा। दूसरी तरफ जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोनों भागों में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसको थॉम्सन विभवांतर भी कहते हैं। तो थॉम्सन विभवांतर उत्पन्न हो गया, तो जिसके कारण आपका ये इफेक्ट दिखाई देता है। तो अब इसमें यदि आपने थॉम्सन विभवांतर उत्पन्न किया, अब हम यदि धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में यदि हम धारा प्रवाह के कारण क्या होता है, यदि गर्म संधि स्थल पर यदि इलेक्ट्रॉन का विसरण की दर क्या होगा, बढ़ता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका बढ़ने से पूरा का पूरा भाग क्या हो जाता है, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। जैसे इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक थॉम्सन प्रभाव और दूसरा ऋणात्मक थॉम्सन प्रभाव। तो धनात्मक थॉम्सन प्रभाव क्या होगा आपका, यदि हम गर्म संधि स्थल पर क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस तरफ से, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, वहां पर सांद्रण कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, सांद्रण कम हो जाएगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, धनात्मक थॉम्सन प्रभाव दिखाई देगा, या तो पूरा का पूरा भाग ठंडा होगा या तो पूरा पूरा भाग गर्म होगा। दूसरा है आपका ऋणात्मक थॉम्सन प्रभाव। तो उस स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक में जो गर्म संधि स्थल है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का सांद्रण है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, विसरण की दर क्या होगी, घटेगी। विसरण की दर घटने के कारण क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक प्रभाव बताएगा, मतलब ऋणात्मक थॉम्सन प्रभाव। इसका मतलब ऋणात्मक थॉम्सन प्रभाव का मतलब क्या है, यदि हम गर्म संधि स्थल से धारा प्रवाहित करते हैं तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडे संधि स्थल से करते हैं तो गर्म हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। और धनात्मक थॉम्सन प्रभाव में क्या होगा, यदि गर्म संधि स्थल से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, गर्म होगा, और यदि ठंडे से करते हैं तो ठंडा होगा। और ऋणात्मक में क्या होगा, उल्टा होगा आपका, मतलब ठंडे से करोगे तो गर्म होगा और गर्म से करेंगे तो ठंडा होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऋणात्मक थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। तो दो प्रकार के हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक थॉम्सन प्रभाव। इसी के आधार पर जो ये तीन प्रभाव बताए गए हैं ना, तो जो आपका सीबेक प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव है, उसी का एप्लीकेशन है आपका। इसका उपयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण के मापन में। किसमें किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण के मापन के में दिया गया है थर्मोपाइल का एग्जाम्पल। किसका, थर्मोपाइल का। तो थर्मोपाइल आपका क्या होता है, जैसे ऊष्मा विकिरण आपने अभी देखा कि जो सीरीज बनाई गई थी सीबेक श्रेणी, तो वो कहां से कहां था, एंटीमनी से बिस्मथ तक था। तो यदि हम क्या करें, एंटीमनी और बिस्मथ दो तारों या दोनों धातुओं का युग्म बनाएं और उसी युग्म की विभिन्न सीरीज बना दें, और उसमें यदि हम क्या करते हैं, ऊष्मा विकिरण आपतित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होने लगेगा, उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मीय विकिरण का मापन, धारा और ऊष्मीय विकिरण के बीच ग्राफ प्लॉट करके दोनों के बीच का मापन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ऊष्मीय ताप विद्युत प्रभाव का यूज है। तो इसको आगे देखेंगे हम भी।